So the subject name is machine design. So can anybody tell what is the definition of the chemistry or physics or mathematics? What is mathematics? कोई भी जवाब देना चाहता है तो अनम्यूट होके जवाब दे दीजिए ना, सेशन को इंटरेक्टिव बना के रखिए आप लोग भी। सो व्हाट इज मैथमेटिक्स ये बताना है आपको, कोई भी बताइए व्हाट इज मैथमेटिक्स, क्या होता है? साइंस होता है सर। हाँ, मैथमेटिक्स क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस in which we study about facts and numbers. किसके बारे में स्टडी करते हैं? फैक्ट्स के बारे में और नंबर्स के बारे में स्टडी करते हैं। यस सर। राइट। फिजिक्स के लिए आप बोल सकते हैं फिजिक्स इज आल्सो ब्रांच ऑफ साइंस इन व्हिच वी स्टडी अबाउट द लॉज ऑफ द नेचर, मैटर एंड एनर्जी, है ना? बिल्कुल सही है। केमिस्ट्री के बारे में आप बोल सकते हैं इट इज द स्टडी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, है ना? अप्लाइड मैकेनिक्स के बारे में आप बोलते हैं इट इज द स्टडी ऑफ द फोर्सेस एंड देयर बिहेवियर्स। ठीक है, तो ईच एंड एवरी सब्जेक्ट इज द स्टडी, बट मशीन डिजाइन इज नॉट द स्टडी, इट इज द एप्लीकेशन of whatever you have studied till today. So you have studied applied mechanics, you have studied strength of material, you have studied material science, so many subjects you have studied. You have studied mathematics. In mathematics you have also gone through so many laws. Can anybody tell what is Hero's theorem? In the mathematics, what is Hero's theorem? बीटेक सेकंड ईयर, आज तो बस ऐसे ही सिंपल थर्ड ईयर। हाँ, व्हाट इज हीरोज थ्योरम इन मैथमेटिक्स? तो फार्मूला दिए रहते हैं, पेरीमीटर से एरिया निकालना। फार्मूला याद है तो फार्मूला ही बता। एरिया सर s अंडर रूट s माइनस a into s माइनस b into s माइनस c। वेरी गुड, है ना? क्या नाम है आपका? सर राहुल उपाध्याय। राहुल उपाध्याय, है ना? बिल्कुल सही, आपने फार्मूला सही बताया है। और इस फार्मूले की हेल्प से हम ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करते हैं, है ना? क्या कैलकुलेट करते हैं हम इसकी हेल्प से? एरिया, ट्रायंगल का एरिया। सर व्हेन 90 डिग्री इज नॉट गिवन, स्केल एंड ट्रायंगल के लिए। हाँ, ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करते हैं, है ना? तो अंडर रूट s माइनस a, कुछ ऐसे ही फॉर्मूला होता है ना एरिया के लिए। सो एरिया इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ s माइनस a s minus b and s minus c। यहाँ पर जो s वर्ड आया है वो क्या है? समेशन ऑफ द साइड सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर डिवाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये फॉर्मूला कौन कौन से ट्रायंगल पे लग जाता है? राइट एंगल पे लगता है या हाइपो किस पे लगता है? ऑब्टूज पे लगता है या किस पे लगता है? स्केल एंड ट्रायंगल पे। स्केलिंग ट्रायंगल पे, स्केलिंग ट्रायंगल। अच्छा, राइट एंगल पे नहीं लगता है, ये लग जाएगा सर, उस पे लग रहा है तो लगा सकते हैं ना। सो इट इज एप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ ट्रायंगल्स। चलिए फिजिक्स में थोड़ा सा आते हैं या केमिस्ट्री में आते हैं पहले। तो केमिस्ट्री में भी आपने बहुत सारे लॉज पढ़े हुए हैं, जैसे बॉयल्स लॉ पढ़ा होगा, चार्ल्स लॉ पढ़ा होगा, गैस इक्वेशन पढ़ी होगी। सो कैन एनीबॉडी टेल व्हाट इज बॉयल्स लॉ? सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, वॉल्यूम टेम्परेचर के होता है। नो, इट इज नॉट द बॉयल्स लॉ, इट इज चार्ल्स लॉ। पर वो चार्ल्स लॉ ऐसी को चार्ल्स लॉ था सर। यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है ना? हाँ, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है ना? गुड। बॉयल्स लॉ के केस में टेम्परेचर T जो है वो तो कांस्टेंट रहता है, ठीक है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। P is directly proportional to, बोली क्या कह रहे हैं? V is directly Sir, proportional P pressure is volume directly proportional to V at constant temperature. यत्ता
P is directly proportional to V, ये बोल रहे हैं आप? यस सर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। हाँ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, बिल्कुल ये गलत है आपका, अभी इसको थोड़ा सा सुधारना पड़ेगा। सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। P is proportional to 1 by V है ना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सर इनवर्सली होगा। पढ़ा है ना, P1 V1 equal to P2 V2, ऐसे कुछ पढ़ा है ना आपने? तो ये तो जब ही आएगा ना जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा सर। जी जी, तभी आ पाएगा। गुड। तो ये हमने मतलब थोड़ा सा मैं आइडिया क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि हम मशीन डिजाइन में इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। अब डिजाइन करने का मतलब क्या है, डायमेंशन निकालना होता है। सपोज मुझे कोई भी प्रोडक्ट डिजाइन करना है, इसका मतलब मुझे उस प्रोडक्ट की डायमेंशन निकालनी है। मान लीजिए मुझे शाफ्ट डिजाइन करना है मुझे, तो शाफ्ट का डायमीटर मुझे फाइंड करना है। डिजाइन का मतलब है आई हैव टू फाइंड द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट। अब शाफ्ट का डायमीटर निकालने के लिए सबसे पहले मुझे क्या पता करना पड़ेगा, इस शाफ्ट का फंक्शन क्या है ना। तो शाफ्ट का फंक्शन जनरली क्या रहता है? पावर ट्रांसफर करता है, पावर ट्रांसमिशन, मोशन ट्रांसमिशन। पावर ट्रांसफर करते हैं शाफ्ट। सर मोशन ट्रांसमिशन, मोशन मतलब जो क्या बोलेंगे उसको। हाँ, पावर तो गियर ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर शाफ्ट। सर मोशन ट्रांसमिशन में काम आती है शाफ्ट। मोशन टॉर्क ट्रांसमिशन, ट्रांसफर करता है। मोशन भी गियर की हेल्प से ट्रांसफर होती है, पुली की हेल्प से ट्रांसफर होती है। But पावर प्रोड्यूस करता है। सर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज की जाती है शाफ्ट। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज की जाती है, तो पावर प्रोड्यूस करता है शाफ्ट। नहीं, ऐसा तो नहीं है। देखो आपने कई सारे पावर नाम सुने कनेक्शन होंगे। के लिए यूज की जाती है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है सर, जनरेटर से कनेक्ट होता है सर। अरे पर अरे, रोटेटिंग अरे, मशीन था, मतलब- रोटेटिंग मशीन होता है शाफ्ट, जब फिर किसी मशीन को रोटेट करना है। कोई भी किसी भी सॉलिड को सॉफ्ट बोल सकते हैं। अच्छा, Sir, shaft is a mechanical component which is used to transmit motion हाँ, फ्रॉम, जब डिस्टेंस ज्यादा हो। हाँ, मोशन फ्रॉम विच प्लेस टू विच प्लेस, ये बताइए। सर ड्राइवर टू ड्रिवन। नहीं नहीं, तो शाफ्ट इज द ड्राइवर इटसेल्फ। पावर कहीं तो गड़बड़ है। सर शाफ्ट खुद थोड़ी ना सर पावर प्रोड्यूस करती है, शाफ्ट तो तो अभी आप किसी ने ये कहा था कि लॉन्ग डिस्टेंस के लिए शाफ्ट यूज करते हैं, ऐसा कुछ कहा था ना। इसमें क्या फर्क है? जैसे आप साइकिल देखिए, आपने बाइसिकल देखी, तो बाइसिकल में क्या लगा रहता है, शाफ्ट लगा रहता है या एक्सल लगा रहता है? एक्सेल एक्सल लगा रहता है। तो एक्सेल रिजिड होता है क्या सर। फर्क होता है शाफ्ट और एक्सल में? सर एक्सेल में एक्सेल स्टेशनरी होता है। फोर्स नहीं आती है उसमें। एक्सल स्टेशनरी होता है। सर एक्सेल नहीं, क्या होता है, एक बार जरूरी थोड़ा डिफाइन कर दिया ऐसे थोड़ा सा। देखो बाइसिकल का जो व्हील है हाँ वो एक रॉड टाइप शेप पर घूमता है, फिक्स रहता है ना। तो उस रॉड टाइप शेप को हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे? एक्सल कह रहे हैं। एक्सल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे लेंथ बहुत कम है। ठीक है ना, जब शाफ्ट की लेंथ काफी कम रहती है तो उसको हम एक्सल नाम दे देते हैं। ठीक है, ये भी तो कह सकते हैं। शाफ्ट के ऊपर बेंडिंग मोमेंट एक्ट करता है, यस और नो? बताइए। नहीं सर, टॉर्क एक्ट आती है ना, बेंडिंग मोमेंट का नहीं आती है सर। टॉर्क आएगा ना ऊपर बेंडिंग मोमेंट नहीं आता है। ट्विस्टिंग आती है सर शाफ्ट में। पर एक्सेल पे तो वेट पड़ता है। एक्सेल में नहीं आता है। ट्विस्टिंग मोमेंट आता है सर, शाफ्ट में ट्विस्टिंग होती है, बेंडिंग नहीं होती है। हाँ सर, बेंडिंग होगा तो में बेंडिंग नहीं आ होती जाएगा है। ना। नहीं, शाफ्ट के ऊपर गियर फिक्स होता है तो गियर का वेट आता है, तो बेंडिंग तो होती है शाफ्ट में, हाँ सर होती है। है ना। जब बेंडिंग होती है तो बेंडिंग मूवमेंट भी होगा। हाँ तो सर वो तो ऑन वेट की वजह से भी होगी वो तो उसमें। एक्सिस पे भी होती है जो एक्सेल होता है। तो मेरे क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए कि शाफ्ट पर सर एक तरीके से कह सकते हैं ना कि शाफ्ट में जो है बेंडिंग मोमेंट आता है, क्योंकि शाफ्ट में आगे डिफ्लेक्शन तो आता ही है सर। अच्छा, एक्सेल में बेंडिंग मूवमेंट आता है कि नहीं, बताइए। यस सर, वेट पड़ता है उस पे, आता है। एक्सेल में भी बेंडिंग मूवमेंट आता है ना। आएगा सर। क्योंकि सर वेट पड़ता है उस पे। हाँ, तो देखो एक्सेल को आप ये मान लो कि मान लीजिए ये आपका एक्सेल है, ठीक है, इसका भी कुछ डायमीटर है और ये दो जगह पे सपोर्ट कर रहा है ना, दो जगह पे सपोर्ट कर रहा है। तो ये सपोर्ट जो है या तो रोलर सपोर्ट हो सकती है या फिर वैसी सपोर्ट हो सकती है। और मान लीजिए इसके ऊपर
पूरा बाइसिकल का वेट मान लीजिए, या बाइसिकल मैन जो साइकिल को चला रहा है या उसके पीछे कैरियर पे कोई सामान रखा है, तो वो सब कुछ वेट इसके ऊपर आ रहा है ना। और वो वेट भी जरूरी नहीं है कि मिडिल पॉइंट पे आ रहा हो, मे भी थोड़ा सा हट के आ सकता है, लेकिन ये लेंथ बहुत स्मॉल है इसलिए मान सकते हैं कि वो मिडिल पे आ रहा है। तो जब मिडिल पे कोई फोर्स आ रहा है, मान लीजिए W, और मान लीजिए लेंथ ऑफ द एक्सल L है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द बेंडिंग मोमेंट, कौन बताएगा? WL square by 2. हाँ, क्या WL स्क्वायर बाय 2 Square by 2. स्क्वायर कहाँ से आ जाएगा? सिंपली सपोर्टेड बीम में कभी स्क्वायर W into L by 2. W into L by 2, ये भी गलत है। बेंडिंग मोमेंट की सही वैल्यू होती है WL डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अब ये कैसे होती है आप सबने सॉम पढ़ा है। W फोर्स ऊपर से आ रहा है तो रिएक्शंस हो जाएंगी W/2 और W/2 हो जाएंगी। जब मिडिल में लोड एक्ट कर रहा है तो रिएक्शंस क्या हो जाएंगी? W/2 into W/2। अब ये जो मिडिल पॉइंट है एक्सल का जहां पे लोड आ रहा है, ये वाला पॉइंट वो पॉइंट है जहां सबसे ज्यादा बेंडिंग मोमेंट है। तो जब इस पॉइंट पे हमको बेंडिंग मोमेंट निकालना है, तो बेंडिंग मोमेंट क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस। यही होता है ना बेंडिंग मोमेंट की डेफिनेशन, फोर्स इनटू डिस्टेंस। अब ये फोर्स इनटू डिस्टेंस किधर करते हैं? या तो राइट साइड में करते हैं या लेफ्ट साइड में करते हैं, दोनों तरफ से आंसर बराबर आता है। यही कंसेप्ट है ना। तो अब फोर्स की वैल्यू कितनी है? W/2, तो F की जगह तो W/2 लिख दिया आपने। अब डिस्टेंस कितनी है? टोटल लेंथ L है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई? L/2। तो W/2 into L/2, so it is WL/4। So right answer is WL divided by 4। ठीक है, आज तो कुछ नहीं कर रहे हैं, बस हल्का सा रिवीजन कर रहे हैं। तो आपका सॉम मशीन डिजाइन को पढ़ने के लिए आपका सॉम बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, है ना। आपने पढ़ा अच्छे से है लेकिन अभी आप भूल गए हैं। आपका अप्लाइड मैकेनिक्स बहुत अच्छा होना चाहिए, है ना। मैथमेटिक्स भी अच्छा कैलकुलेटिव होना चाहिए, क्योंकि डिजाइन इंजीनियर को बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ती है ना। उसको कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करना पड़ता है, कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करता है तो उसको ना सब कुछ करना पड़ जाता है, एरिया, वॉल्यूम और जाने क्या क्या निकालना पड़ जाता है। तो चलिए, मुझे कोई बताएगा कि इसका एरिया क्या होता है। मान लीजिए मैंने एक खींच दिया, सपोज मैं एक पॉलीगन खींच देता हूँ यहाँ पर, लेट दिस इज मान लीजिए कोई आपके पास इस तरह से ये पॉलीगन है। कितनी साइड्स हो गए इसमें? हाउ मेनी साइड्स? 1 2 3 4 5। सो इट इज ए पेंटागन। पेंटागन। तो इस पेंटागन का एरिया बता सकते हैं आप में से कोई? कितने पार्टिसिपेंट हैं मेरे पास इस वक्त? देखो जरा, पार्टिसिपेंट 58। तो 58 में से कोई मुझे पेंटागन का एरिया बताइए जरा, क्या होता है? सर एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। नहीं सर, हाफ इनटू पेरीमीटर इनटू अच्छा चलो, एरिया तो हम करे कुछ था। कितना कितना? सर Half हाफ into इंटू perimeter पैरामीटर into- इंटू सर वो लाइन, वो सेगमेंट लाइन जो ज्वाइन करती है, मतलब एक कॉर्नर से एट द मिड पॉइंट ऑफ द पॉलीगन। यस सर। नहीं ऐसा। गूगल से देखे थे क्या? चलिए आप ऐसा करिए, इस एरिया गूगल पे तो कुछ और लिखा था। हाँ कोई बात नहीं, गूगल पे भी ढूंढ लीजिएगा। इसको एज ए असाइनमेंट ले लीजिए। कल भी क्लास है ना हमारी, उसमें आप मुझे एरिया बताएंगे तो पेंटागन का। तो डिजाइन इंजीनियर को क्या है ना, मान लीजिए कोई पेंटागोनल शाफ्ट है। अभी तो हमने शाफ्ट देखी थी, कैसी थी? सर्कुलर शाफ्ट थी, है ना। और मान लीजिए पेंटागोनल शाफ्ट है, और पेंटागोनल शाफ्ट मान लीजिए हमको डिजाइन करनी है, तो उसका जो मटेरियल है वो तो मार्केट से ही परचेज करना होगा। ठीक है, तो अब मार्केट में उस पेंटागोनल शाफ्ट की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे? तो कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तो पेंटागोनल का एरिया पता होना चाहिए। एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई करोगे तो वॉल्यूम निकल जाएगा, फिर वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करोगे, है ना। अब हर मटेरियल की डेंसिटी अलग अलग है, तो आपको क्या निकल जाएगा? मास निकल जाएगा। और मास को जब आप ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करोगे तब आपका वेट निकल के आएगा। फिर उसे
कई सारे शेप्स में आप कंपेयर करेंगे कि पेंटागोनल शाफ्ट के केस, पेंटागोनल शेप में तो ये कॉस्ट आ रही है, रेक्टेंगुलर शेप में ये कॉस्ट आ रही है, सर्कुलर शेप में ये कॉस्ट आ रही है। तब आप डिजाइन इंजीनियर ये देखेगा कि किसमें हमारी पैसे की बचत हो रही है, कॉस्ट की बचत हो रही है ना। और साथ में हमारा जो फंक्शन है, शाफ्ट का जो फंक्शन है, रोटेशन करना है ना, फटीग स्ट्रेंथ में रहता है, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज है, एंड्योरेंस स्ट्रेंथ प्रॉपर्टी है शाफ्ट की फटीग के केस में, तो वो सब प्रॉपर्टी को भी गिरने नहीं देना है, कॉस्ट को मिनिमाइज करना है ना। तो डिजाइन इंजीनियर को मैथमेटिकली बहुत शार्प होना चाहिए। अच्छा, अब दूसरी चीज आओ, फिजिक्स में आ जाते हैं या मैकेनिक्स में आ जाते हैं, है ना। न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ है, थर्ड लॉ है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, लामिस थ्योरम है, बहुत सारे पढ़े होंगे आपने लॉज। तो लामिस थ्योरम कौन एक्सप्लेन करेगा जरा, आप में से कोई भी? हाँ जी, सर P अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू Q अपॉन साइन बीटा इक्वल टू R अपॉन साइन वो तीसरा वाला वो गामा, जब P तीन अपॉन अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू Q अपॉन साइन बीटा इक्वल टू R अपॉन साइन गामा। साइन गामा। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। क्या इसको ही हम लामी थ्योरम मतलब बोल सकते हैं, ऐसे ही हमें आंसर देना चाहिए? नहीं पर एक पॉइंट से तीन। मान लीजिए आप कहीं पर्सनल इंटरव्यू में बैठे हैं, ट्रेनिंग प्लेसमेंट या कहीं पर भी किसी कंपनी का कोई डिजाइन इंजीनियर आपके सामने बैठा है, उसने पूछ लिया आपसे व्हाट इज लामिस थ्योरम, और आपने फॉर्मूला बताया, ठीक बताया बिल्कुल आपने फॉर्मूला, नो प्रॉब्लम। सर कोप्लेन को कॉन्करेंट होने चाहिए पॉइंट से। सर अगर क्या होने चाहिए? कोप्लेनर और कॉन्करेंट। अच्छा, और नॉन कोलिनियर। नॉन कोलिनियर है? नहीं, अभी पूरी डेफिनेशन नहीं यही है। बोलेंगे अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स मैग्नीट्यूड रिलेट करता है सर, नंबर में 3 हो और वो कोप्लेनर हो, तो फिर तीनों के और वो इक्विलिब्रियम में हो ऑब्जेक्ट, तो ये इक्वेशन लगा सकते। इक्विलिब्रियम जरूरी है ना? हाँ सर। अच्छा, इसमें ये अल्फा, अल्फा कौन सा एंगल है? अल्फा एंगल बिटवीन पी क्यू। बिटवीन? नहीं सर क्यू आर, सर क्यू आर, क्यू आर के बीच का, क्यू और आर के बीच, अल्फा क्यू आर के बीच में होगा, जो स्मॉलर एंगल होगा दोनों क्यू और आर के बीच में होगा, है ना। तो देखिए लामिस थ्योरम को आपको इस तरह से बोलना चाहिए कि इफ थ्री फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, ये तीन फोर्स पे लगता है ना, इफ थ्री फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल आर इन इक्विलिब्रियम, three concurrent forces, concurrent coplanar forces acting on a particle are in equilibrium। तो तीन बातें बताई मैंने आपको, कॉन्करेंट होने चाहिए, कोप्लेनर होने चाहिए, और वो इक्विलिब्रियम में भी होने चाहिए ना। इक्विलिब्रियम का मतलब है रिजल्टेंट इज जीरो, रिजल्टेंट इज जीरो। तो उस कंडीशन में फर्स्ट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल बिटवीन द अदर टू। तो फर्स्ट फोर्स कौन सा है? P, it is proportional to the angle between the other two. Q is proportional to sin alpha. Similarly, Q is proportional to sin beta. R is proportional to sin gamma. ना कुछ इस तरह से बताएंगे तो ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट आएगा, करेक्ट। तो अब जरा सा मैं मशीन डिजाइन पे हल्की सी बात कर लेता हूँ। तो मशीन डिजाइन को बस हल्का सा मैं डिफाइन करूंगा पहले, और उसके बाद आपको एक वीडियो दिखाऊंगा मैं, है ना। और उस वीडियो में जस्ट एक इंट्रोडक्शन होगा मशीन डिजाइन का, है ना, वो इंट्रोडक्टरी वीडियो है। तो इस वीडियो के अंदर आपको एक तो बुक्स के बारे में बताया जाएगा कि मशीन डिजाइन में कौन सी बुक्स यूज होनी है, मशीन डिजाइन के क्या लर्निंग आउटकम्स होते हैं। तो इस इंट्रोडक्टरी वीडियो को हम देखेंगे थोड़ी सी मशीन डिजाइन की डेफिनेशन समझने के बाद, ठीक है। तो मशीन डिजाइन को देखिए मैं कैसे डिफाइन कर रहा हूँ। मशीन डिजाइन कैन बी डिफाइंड एज use of scientific principles, use of scientific principles। मैं अभी तक आपसे जो भी डिस्कस कर रहा हूं ना, वो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को ही डिस्कस कर रहा हूं। मैंने लामिस थ्योरम आपसे पूछ लिया, एक साइंटिफिक प्रिंसिपल है। न्यूटन का सेकंड लॉ पूछ लिया, एक साइंटिफिक प्रिंसिपल है। बॉयल्स लॉ पूछ लिया, एक साइंटिफिक प्रिंसिपल है। तो अब जितने भी साइंटिफिक प्रिंसिपल आपने पढ़े, चाहे वो सॉम में पढ़े, मैथ में पढ़े, फिजिक्स में पढ़े, केमिस्ट्री में पढ़े, व्हाटएवर दे आर,
उन सभी का आपको यूज करना है, ठीक है, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स और टेक्निकल इंफॉर्मेशन। जब कोई चीज डिजाइन होती है तो जो डिजाइन करवाता है, जो ओनर होता है, वही तो डिजाइन करवाता है, तो वो कुछ आपको इंफॉर्मेशन देगा कि मेरे को ये प्रोडक्ट की हाइट इतनी होनी चाहिए, या इतनी कॉस्ट में बनना चाहिए, है ना, या ये मूवेबल होना चाहिए, इसमें ये फंक्शन होना चाहिए, लाइक दैट। तो ये सारी बातें आती हैं टेक्निकल इंफॉर्मेशन, जो आपको यूजर ही देगा जो डिजाइन करवाएगा, ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है इमेजिनेशन, कल्पना शक्ति। हर आदमी की एक अपनी कल्पना शक्ति होती है, तो जो डिजाइनर होते हैं वो बड़े, उनकी इमेजिनेशन पावर बड़ी स्ट्रांग हो जाती है पढ़ते पढ़ते हैं। तो इन तीन चीजों का वो यूज करते हैं, ठीक है। अब यूज किस चीज में करते हैं, है ना, तो यूज करते हैं डिजाइन करने में या डिस्क्रिप्शन करने में। किसका डिस्क्रिप्शन? मशीन का डिस्क्रिप्शन, है ना, या किसी मैकेनिकल सिस्टम का डिस्क्रिप्शन। तो इन तीनों का यूज वो काहे में करते हैं? मैकेनिकल सिस्टम के डिस्क्रिप्शन में करते हैं। कोई भी मैकेनिकल सिस्टम है या कोई मशीन है, तो मशीन के डिजाइन में इन तीन चीजों का यूज करते हैं। और साथ में क्या ध्यान रखते हैं कि वो मशीन की कॉस्ट जो है वो सबसे कम से कम आए, यानी इकोनॉमी हो, है ना। साथ में मशीन इफेक्टिव भी हो, इफिशियंसी भी उसकी बढ़िया हो। इफिशियंसी क्या होती है? आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। तो देखो, मशीन डिजाइन को मैं मोटे शब्दों में कैसे डिफाइन कर रहा हूँ, कभी भूलिएगा मत, और आपको मैं अभी आगे पूछूं तो ऐसे ही बताइएगा। यूज ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, टेक्निकल इंफॉर्मेशन, इमेजिनेशन in the description of a mechanical system or a machine to perform its function, है ना, एक वर्ड और आएगा टू। वो मशीन क्या करनी चाहिए? अपना फंक्शन परफॉर्म करनी चाहिए। जैसे आपके पास पेन है, तो पेन का फंक्शन क्या है? राइट करना, है ना। तो हर कंपोनेंट का कोई ना कोई फंक्शन होता है। तो डिजाइन करने का मतलब यह है कि वो अपना फंक्शन प्रॉपर्ली परफॉर्म करे, और उसकी जो कॉस्ट आई डिजाइन में वो बहुत ही इकोनॉमिक हो, और उसकी इफिशियंसी भी अच्छी हो, है ना। इसके अलावा और भी बहुत सारे पैरामीटर होते हैं। वो कंपोनेंट सेफ हो। सेफ मतलब ना तो वो ऑपरेटर को नुकसान पहुंचाए, हार्म पहुंचाए, और ना ही वो एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचाए। तो दिस इज द सिंपल डेफिनेशन। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। मशीन डिजाइन इज द यूज ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, टेक्निकल इंफॉर्मेशन, इमेजिनेशन in the description of a machine or a mechanical system to perform its function with maximum economy and efficiency. Laws that you have studied till now, like Newton's first law, Newton's second law, law of gravitation, so many laws you have discussed and you have studied till now. So scientific principles, and after that technical information. सर आवाज सर इसकी भी क्लियर नहीं है सर। Of the machine or a mechanical system to perform such function with maximum economy and design parameters. So safety is very important design parameter. Whatever we are designing should be safe and should not harm the operator also, and should not harm the environment also. And it should be economic, the cost is minimum, and it should be reliable. Reliability means the probability that a particular machine element is available for its function within the specified period of time. Aesthetics is also important. Aesthetic means when there are two products available in the market, both are having same quality, both are having same cost, and other things are also same, their weights are same. So customer will select that product is more appealing to his eyes. So appealing is very important. It not only gives the grace and luster to the product, but it also increases the sales of the product. And after that, the ergonomics will be different. Ergonomics is the relation between human and machine. In the ergonomics, we use the anatomy
physiological and psychological principles in making the relationship between human and machine in a better way. Now, selection of the material. Material should be selected in such a way that its availability, it should be available. If it is not available, then how will we purchase it or how will we manufacture it? It should be available in sufficient quantity. Its cost should be less and its mechanical properties like its strength, its hardness, its shear resistance, its rigidity must be within requirement limits. And manufacturing considerations, these are related to welding, casting, molding, manufacturing methods by which the product will be made, so our product is manufacturable. Okay. So after selection of material, we are to machine element. What is a machine? So each part of a machine which has motion with respect to some other part is called machinery. Example, we can take rolling contact bearing. A rolling contact bearing is contained inner race, outer race, gauge, and rolling element. Each machine element may contain several parts. These are the basic requirements for a machine. Strength should be sufficient. Rigidity is nothing but represented by rho. It is the deflection per unit load. So let delta is the deflection, load is E. So rigidity is deflection per unit load. Shear resistance, here is the progressive loss of the material. Our machine element. So we said that shear resistance. Some along element should be fixed to increase the shear resistance. It should have minimum dimension and minimum weight. If the dimension is minimum, then weight will be also minimum. Weight is minimum, then cost is minimum. So manufacturability that we have discussed is also not manufacturable. It should follow the standard. There are so many types of standards, company standards, national standards like EIS, international standards like ISO. So our product, our element should follow these standards. Reliability, our product should be reliable. Reliability can be defined as the probability that a particular element will be available for its function for a specified period of time. Maintainability is an improbability that a particular element will be available, will be maintainable within a specified period of time. The life cycle cost from raw material from supplier end to the customer end, customer service also included in that. The total life cost. This is the design process for a machine design. First, specify what is the function of the element. So it comes from need, and need comes from marketing department. So marketing department will give us the need of that need. Then we will do the cost analysis. So applied mechanics that we have studied. So applied mechanics to revise that again. The principle of applied mechanics will help the analysis of and from sense of material, these two subjects help in this step. Select the suitable material science, which are also very useful. Material properties, iron carbon diagram, and also studies that help from material. And after that, determine the failure mode criteria. So there are so many failure criteria. Failure criteria may be resistance, FY, or it is limited or it is the endurance limit. So sometimes the load is static, the other criteria, and sometimes the load is fluctuating, the other criteria. Other criteria are also there. And after that, the geometric dimension of the product for element.
देखिए मशीन डिजाइन जो है दो पार्ट में डिवाइडेड है, मशीन डिजाइन फर्स्ट और मशीन डिजाइन सेकंड। तो अभी आप 5th सेमेस्टर में हैं तो आप मशीन डिजाइन 1 पढ़ेंगे। मशीन डिजाइन 1 के अंदर मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 इस तरह से सिलेबस डिवाइडेड है। पूरा सब्जेक्ट है मशीन डिजाइन 1 अपने आप में, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है पूरा, है ना। थ्योरी बहुत ही कम है, ज्यादातर न्यूमेरिकल ही है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और कोर सब्जेक्ट है। गेट के एग्जाम में भी मशीन डिजाइन का काफी वेटेज रहता है क्वेश्चन का, तो गेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सब्जेक्ट काफी इंपॉर्टेंस रखता है। फिर जब आप नेक्स्ट सेमेस्टर में आएंगे 6th सेमेस्टर में, तो वहां पर भी आपको मशीन डिजाइन सेकंड करके एक सब्जेक्ट होगा। तो दो सब्जेक्ट हैं मशीन डिजाइन के, फर्स्ट एंड सेकंड के नाम से। इसके अलावा मशीन डिजाइन की लैब होगी, 5th सेमेस्टर में भी लैब होगी और 2nd सेमेस्टर में भी लैब होगी। 5th सेमेस्टर की लैब में अभी आज हमारी क्लास है 2 बजे से 3 बजे तक, तो उस क्लास में हम लोग लैब के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। लैब 2 से 3 आज क्लास होगी लैब की। और लैब जो है 6th सेमेस्टर में भी लैब होगी। मशीन डिजाइन फर्स्ट लैब अभी होगी, मशीन डिजाइन सेकंड लैब बाद में होगी। तो ये मशीन डिजाइन के बारे में मैंने आपको हल्का सा आइडिया दे दिया है। आज की क्लास बिल्कुल इंट्रोडक्टरी क्लास है, समझिए मैंने आपको कुछ नहीं बताया ना। सिलेबस भेजूंगा मैं आपको, सिलेबस देखिएगा, देन नेक्स्ट क्लास से हम लोग एज पर सिलेबस स्टडी शुरू करते हैं, ठीक है। कोई भी आपको हिचकिचाहट नहीं रखनी है इस सब्जेक्ट में। आपको कहीं पर भी कहीं से भी कोई भी दिक्कत है आप मुझे फोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, है ना। आई विल गिव रिप्लाई ऑफ ऑल योर क्वेरीज, ठीक है। खुल के पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। चलिए तो अभी टाइम हो रहा है, हम इस क्लास को एंड करते हैं। वी विल मीट एट 2 o'clock, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।